गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारतीय इतिहास में एक वो नाम है जो कि कुछ महान शासकों के अंदर उनकी गिनती होती है। जो प्राचीन काल के जो महान शासक रहे हैं, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को गिनते हैं, चाहे अशोक को गिनते हैं, चाहे समुद्रगुप्त को मानते हैं, चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मानते हैं, ऐसे ही महान शासकों की गिनती में हर्षवर्धन का नाम भी शामिल है। भले ही हर्षवर्धन के अंदर ना तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा युद्ध पराक्रम था और न ही अशोक जैसा ऊंचा आदर्शवाद था, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतिहासकारों को उसी तरह से अपने तरफ आकर्षित करता है जिस तरह से इन दोनों राजाओं ने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें चाहे अशोक की बात करें, उन्होंने अपने आप उनके इतिहास को तरफ आकर्षित होते हैं इतिहासकार। उसी तरह से हर्षवर्धन के समय और इतिहास की तरफ भी इतिहासकार आकर्षित होते हैं। तो ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से ये इतने फेमस हुए और महान हुए, सिद्ध हुए, तो वो हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्धन साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया था और उसमें आपको ये भी बता दिया था कि राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई थी और उनकी बहन राजश्री को वन की तरफ कैसे गई थी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हर्षवर्धन के समय सामने थी जब वो राजा बने थे। तो उन समस्याओं का उन्होंने कैसे निराकरण करा और कैसे आगे बढ़े और उनके राज्यारोहण की तैयारी वगैरह कैसे क्या रही, वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग हर्षवर्धन का ये जो वीडियो है। हर्षवर्धन के राज्यारोहण की तिथि। हेनसांग ने अपने विवरण में लिखा है कि जब वह भारतवर्ष में आया तब हर्षवर्धन को शासन करते हुए 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस आधार पर हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 612 से 613 ईस्वी निश्चित होता है, परंतु चीनी साक्ष्यों ने इसमें हर्ष का 6 वर्ष का वह अशांति काल सम्मिलित नहीं किया जो युद्धों में व्यतीत हुआ। इस प्रकार हर्षवर्धन का सिंहासनरोहण 612 ईस्वी में न होकर इससे 6 वर्ष पूर्व 606 ईस्वी में ही हो गया था। कीलहांड के मतानुसार हर्ष ने 606 ईस्वी में अपने राज्यारोहण से हर्ष संवत का भी प्रचलन किया था। इस प्रकार हर्षवर्धन ने राज्यारोहण की तिथि 606 ईस्वी ही है। उस समय हर्ष की आयु 16 वर्ष की थी। आरंभिक कार्य। राज्यारोहण के समय में हर्ष के सामने कठिन समस्याएं उपस्थित थी। उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी और सिंहासन का भार इस दुखद अवस्था में उसके कंधों पर यकायक आ पड़ा था। उसकी बहन राज्यश्री त्रस्त होकर विंध्य के जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। दुष्ट गौड़ राजा शशांक से अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने की प्रतिशोधात्मक ज्वाला भी हर्ष के अंदर दहक रही थी। इसके अलावा महत्वाकांक्षी शशांक स्वयं कन्नौज में उपस्थित था तथा कन्नौज एवं थानेश्वर के सिंहासन पर अपनी ललचाई हुई निगाहें गड़ाकर बैठा था। उधर हर्ष के बहनोई मोखरी राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र न होने के कारण कन्नौज का सिंहासन खाली था और वहां उत्तराधिकार का प्रश्न भी खड़ा हुआ था। उक्त समस्या का हल आसान नहीं था, लेकिन हर्ष की मेधा एवं दूरदर्शिता के कारण इन सभी का निदान हो गया। अपनी बहन राजश्री की खोज के लिए हर्ष ने स्वयं विंध्य वन की ओर प्रस्थान किया एवं एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को ढूंढ लिया। ठीक उसी समय जब वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पाने के लिए चिता में जलकर मरने जा रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर हर्ष ने उसे कन्नौज वापस भेजा। हर्षचरित का विवरण अकस्मात यहीं समाप्त हो जाता है और इसके बाद के पहलुओं की जानकारी अन्य साक्ष्यों से हमें मिलती है। इसके बाद कन्नौज के उत्तराधिकार का प्रश्न हल हुआ। इस बीच हर्ष की सैनिक गतिविधियों को देखकर तथा अपने गृह राज्य गौड़ पर कामरूप कन्नौज के शासक भास्कर वर्मा का संकट मंडराने के कारण गौड़ नरेश शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गया था। कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हर्षवर्धन को
कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। हर्ष ने प्रारंभिक अनिच्छा के बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन सिद्धांततः उसने राजश्री को ही कन्नौज की शासिका माना। कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के मिल जाने से हर्ष के हाथ में बहुत बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ गई। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हर्ष की विजय, पुलकेशिन से युद्ध एवं साम्राज्य विस्तार। हर्ष की दिग्विजय। भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं की भांति हर्ष ने भी विभिन्न क्षेत्रों की विजय यानी दिग्विजय का संकल्प लिया। उसके दिग्विजय अभियान का संकेत हर्ष चरित्र में उल्लेखित उसकी इस प्रतिज्ञा से मिलता है, मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों में के भीतर पृथ्वी को गोड़ों से रहित न कर दूंगा और समस्त उद्धत राजाओं के पाँवों को बेड़ियों से उसे प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में अपने आप को झोंक दूंगा। हर्ष की इस घोषणा का उसके सभी मंत्रियों ने स्वागत किया एवं विजय अभियान के लिए शीघ्र सेना तैयार हो गई। विद्रोही राजाओं एवं सामंतों को चुनौती देते हुए हर्ष ने अपने युद्ध सचिव के द्वारा यह घोषणा करवाई कि या तो वे कर देने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। हर्ष के दिग्विजयी अभियान के बारे में हेनसांग की सूचनाएं बहुत स्थूल एवं सतही हैं। इस संबंध में उसने कुछ प्रसंगों में लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर उसने यानी कि हर्ष ने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने अपनी उसकी अधीनता स्वीकार न की थी, और 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भारतों को अधीन न कर लिया, निरंतर लड़ता रहा। शीघ्र ही उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया और वह भारत का स्वामी बन गया। शीलादित्य महाराज ने अब तक पूर्व से पश्चिम तक के प्रदेश जीत लिए थे और दूर दूर स्थित प्रदेशों पर आक्रमण किए थे। हेनसांग के इन विवरणों में स्पष्टता नहीं है, क्योंकि न तो इनमें विजित प्रदेशों या राजाओं का उल्लेख है, न ये जानकारी दी गई है कि विभिन्न क्षेत्रों को कैसे और कब जीता गया। बान ने हर्षचरित्र में हर्ष के सैनिक अभियान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। एक दिन की यात्रा अभी पूरी हुई थी कि हर्ष को एक महत्वपूर्ण मैत्री संबंध का लाभ हो गया। कामरूप यानी कि आसाम नरेश भास्कर वर्मा ने के मैत्री प्रस्ताव के बाद साथ उसका दूत हंसवेग कीमती उपहारों के साथ हर्षवर्धन से मिला। हर्ष ने इस मैत्री प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर्ष ने अपने शत्रु गौड़ राजा शशांक के पड़ोसी भास्कर वर्मा को अपने साथ मिलाकर शशांक के विरुद्ध एक प्रकार की कूटनीतिक सफलता प्राप्त कर ली थी। गौड़ नरेश शशांक का पराभव। सबसे पहले हर्ष का ध्यान उसके भाई राज्यवर्धन के हत्यारे गौड़, जो बंगाल प्रदेश का शासक था, शशांक पर गया। वह उससे अपने भाई के वध का बदला लेना चाहता था। अतः अपनी बहन राजश्री का पता लगा लेने के उपरांत वह शशांक के पड़ोसी कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से हुई हर्ष की संधि ने शशांक की स्थिति को कमज़ोर बना दिया था। गौड़ आक्रमण के बाद हर्ष ने शशांक के साथ क्या किया, उसे कहाँ कैसे परास्त किया, इसका विवरण न हर्षचरित में मिलता है न हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में। गंजम अभिलेख से पता चलता है कि 619 ईस्वी तक शशांक जीवित था। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूषी मूल कल्प हर्ष के गौड़ अभियान की जानकारी देते हुए लिखता है कि हर्ष नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया तथा पुंड्र नगर में जा पहुंचा। दुष्कर्म करने वाले सोम यानी शशांक पराजित हुआ और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने के कारण हर्ष स्वदेश लौट आया। इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि हर्ष ने शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन न तो वह शशांक का वध कर सका और न उसके राज्य को अपने राज्य में मिला सका। परंतु बाद के अभिलेख बताते हैं कि 634 ईस्वी में हर्ष का राज्य गौड़ तक विस्तृत हो गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शशांक की मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया और वहां अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु उसे पूर्वी बंगाल भास्कर वर्मा को देना पड़ा। आरसी मजुमदार का कथन है कि शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने मगध व उड़ीसा पर अधिकार किया था। अब है वल्लभी पर विजय।
वल्लभ यानी सौराष्ट्र में हर्ष का समकालीन शासक ध्रुवसेन द्वितीय था और पश्चिमी मालवा का क्षेत्र उसके अधीन था। इस राज्य की स्थिति इस समय विशेष महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इसके उत्तर में हर्ष का साम्राज्य था तथा दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का। दोनों ही साम्राज्य वल्लभी को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे। इसके अलावा हर्ष दक्षिण में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था और पश्चिमी मालवा उस प्रदेश की पूर्ति में बाधा बना हुआ था। अतः हर्ष ने वल्लभी नरेश पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। वल्लभी नरेश ने जाकर गुर्जर नरेश श्रीदत्त के यहाँ शरण ली। हर्ष के हाथों वल्लभी नरेश की पराजय एवं वल्लभी नरेश का गुर्जर राजा श्रीदत्त के यहाँ शरणागत होना, इन दोनों तथ्यों की जानकारी का एकाकी स्रोत नौसारी दानपत्र 706 ईस्वी है, जिसका कथन है कि हर्षदेव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश की रक्षा करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्रीदत्त के ऊपर निरंतर झूलता रहा। कुछ समय बाद हर्ष ने वल्लभी नरेश से मित्रता कर ली और इस मैत्री को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इतिहासकारों की मान्यता है कि यह उसका कार्य उसकी कूटनीति का परिचायक है। वल्लभी नरेश से मित्रता करके हर्ष ने अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को चालुक्य के विस्तार से के मार्ग से सुरक्षित कर लिया। अनुमान किया जाता है कि यह युद्ध 627 ईस्वी से 640 ईस्वी के मध्य हुआ, क्योंकि उपरोक्त दोनों तिथियां दत्त की क्रमशः प्रथम एवं अंतिम ज्ञात तिथियां हैं। अब है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हर्ष के समय दक्षिणापथ में चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। वह एक शक्तिशाली शासक था और मध्य भारत एवं पश्चिमी भारत के राज्यों पर उसका प्रभाव था। इन प्रदेशों मध्य भारत एवं पश्चिमी भारत में हर्ष द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने के कारण उसका पुलकेशिन के साथ युद्ध होना आवश्यक था। चीनी यात्री हेनसांग लिखता है, इस समय राजा शिलादित्य महान यानी कि हर्ष पूर्व और पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे। आसपास के राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, परंतु यानी महाराष्ट्र ने उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हिंसंग के कथानुसार इस समय महाराष्ट्र का राजा पुलकेशिन था। हिंसंग की जीवनी से भी यह स्पष्ट होता है कि अपने सफलताओं से प्रोत्साहित होकर हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण किया, परंतु उसमें वह पराजित हुआ। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के अनेक अभिलेख भी पुलकेशिन द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख करते हैं। पुलकेशिन के राजकवि बीच में कॉल आ गया था। पुलकेशिन के राजकवि रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी में लिखा है, अपरिमिति विभूति स्फीत सामंत सेना मुकुटमणि मयूखाक्रांत पदारविंद युद्ध दीपदत्ति गजेंद्रनिक विभुत्स मंतो भय विगति लहरसो येन चाकारी हर्ष, अर्थात अतुल संपत्ति से समृद्ध सामंत समुदाय के सिरो मुकुट के रत्नों के आलोक से सुशोभित चरण कमल वाले युद्ध में हंसी सेना के नष्ट होने से आतंकित एवं हर्ष को भी पुलकेशिन ने भय से हर्ष रहित यानी व्यथित कर दिया। यह पुलकेशिन के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिससे उसकी शक्ति में अत्यंत वृद्धि हुई और इस विजय के फलस्वरूप उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। डॉक्टर स्मिथ इसके समर्थन में कहते हैं कि इसके बाद वर्धन वंश एवं चालुक्य वंश के साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी स्थापित हो गई थी। यह युद्ध 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुछ विद्वान उपयुक्त युद्ध में हर्ष की पराजय के निष्कर्ष को परमाणु स्पष्ट नहीं मानते हैं। उनके अनुसार पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्ष की पराजय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। उसमें यही उल्लेख आता है कि हर्ष भयभीत हो गया। उनका मानना है कि ऐहोल अभिलेख का वर्णन एकांगी है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार पुलकेशिन का लेख इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि उसकी हर्ष के ऊपर विजय हुई, बल्कि
हर्ष उत्तर भारत का स्वामी था और पुलकेशिन के विरोधियों में सबसे प्रतापी। उसके ऊपर विजय पाकर वह इस दावे को अत्यंत स्पष्ट रूप से घोषित करता, परंतु वह ऐसा नहीं करता है। अब है सिंध के साथ युद्ध। हर्ष के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें हर्षचरित से मिलती है। अनुमान किया जाता है कि वल्लभी नरेश को परास्त करने के बाद सिंध पर आक्रमण किया होगा। हर्षचरित का कथन है कि हर्ष ने सिंधुराज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित करके उसके राज्य लक्ष्मी को छीन लिया। सिंध के साथ वर्धन वंश का वैमनस्य प्रभाकर वर्धन के समय से चला रहा था, अतः यह संभावित है कि हर्ष ने सिंध पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को परास्त कर दिया हो, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि उसने सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, बल्कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र या मैत्री क्षेत्र में बनाए रखा। हेनसांग ने अपनी सिंध यात्रा के दौरान सिंध का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन किया है। यह उल्लेखनीय है कि हर्ष के सिंध पर आक्रमण की जानकारी बाणभट्ट के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रंथ से नहीं होती है। फिर है द्वितीय पूर्वी अभियान। इसमें मगध, कांगोद इन जो उड़ीसा में है, और बंगाल पर अधिकार। अपने राज्य के उत्तरार्ध काल में द्वितीय काल के उत्तरार्ध में अनुमान 637 ईस्वी के पश्चात जब शशांक की मृत्यु हो चुकी थी, हर्षवर्धन ने पूर्वी क्षेत्रों को विजय के लिए पुनः एक सैनिक अभियान चलाया। इस बार मगध, कांगोद तथा बंगाल पर अपनी अधिकार स्थापित करने में वह सफल हो गया। चीनी लेखक मातवा लोन के अनुसार शिलादित्य हर्ष ने 641 ईस्वी में मगधराज की उपाधि धारण की। हुइली द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी से ज्ञात होता है कि हेनसांग ने 643 ईस्वी में कामरूप पहुंचने से पहले हर्ष ने कांगोद यानी गंजम उड़ीसा एवं बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उपयुक्त सभी राज्य मगध, उड़ीसा, बंगाल इससे पूर्व शशांक के अधीन थे और उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष इन क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफल हो सका। कश्मीर, नेपाल एवं कामरूप। हेनसांग की जीवनी में बुद्ध के एक दांत को लेकर कश्मीर नरेश और हर्षवर्धन के मध्य हुए विवाद का प्रसंग आता है। इस आधार पर कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कश्मीर पर हर्ष ने अधिकार कर लिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए और प्रमाण अपेक्षित है। हर्षचरित में यह उल्लेख आता है कि हर्ष ने हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम प्रदेश से कर प्राप्त किया था। इसे कुछ विद्वानों ने हर्ष की नेपाल विजय का संकेत माना है। राधा कुमुद मुखर्जी ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे हर्ष का वहाँ अधिकार सिद्ध होता है। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने हर्ष के राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात ही हर्ष से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे। कामरूप निरंतर हर्ष के प्रभाव क्षेत्र में बना रहा। अब हम बात करते हैं हर्ष का साम्राज्य विस्तार। दक्षिण भारत के चालुक्य एवं राष्ट्रकूट शासकों के लेखों में जो विवरण उपलब्ध होता है, उसमें हर्ष को सकलोत्तरात पतनात यानी संपूर्ण उत्तरी भारत का सम्राट कहा गया है। इसी प्रकार बाणभट्ट ने उसे चतुसमुद्राधिपति एवं सर्व चक्रवर्ती नाथ धैर्य आदि विरोधों से संबोधित किया है। इन आधारों पर अनेक विद्वानों ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी माना है, लेकिन इसे ठीक इसी प्रकार से स्वीकार करने में अनेक आपत्तियां हैं। जैसे हेनसांग ने अपने विवरण में स्वतंत्र राष्ट्रों और उनमें विद्यमान उनके अधीनस्थ राज्यों के नाम दिए हैं। स्पष्ट है कि उत्तरी भारत के अनेक भाग हर्ष के साम्राज्य से बाहर थे। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हर्ष के शासनकाल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तक का गंगा की संपूर्ण तलहटी पर हर्ष का आधिपत्य निर्विवाद रूप से स्थापित था। शासन प्रबंध यद्यपि स्थानीय राजाओं के हाथों में था, किंतु पूर्व में सुदूरस्थ आसाम का राजा भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता था। पश्चिम में स्थित वल्लभी देश का राजा भी, जो कि उसका दामाद था, राजकीय अनुचर दल में सम्मिलित होता था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार कुछ प्रदेश तो ऐसे थे जिन पर कान्य कुब्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, और कुछ प्रदेश ऐसे थे जो उसके प्रभाव में थे तथा उसकी प्रभुता स्वीकार करते थे। यद्यपि हर्ष का प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र कुछ संकुचित था, तथापि उसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, कश्मीर तथा वल्लभी आदि देश उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। पनिकर के अनुसार हर्ष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में ले लिया था।
नेपाल का राज्य भी उसके साम्राज्य के अंतर्गत था। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने इसका विरोध किया है तथा लिखा है कि हर्ष का साम्राज्य इतना विस्तृत नहीं था। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित की जा सकती है। हर्ष ने प्रभाकर वर्धन से पैतृक रूप में थानेश्वर का राज्य प्राप्त किया था, जिसमें दक्षिणी पंजाब व पूर्वी राजस्थान के प्रदेश राजपुताना के प्रदेश सम्मिलित थे। कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात हर्ष के साम्राज्य में कन्नौज का राज्य भी मिल गया। कन्नौज के राज्य उत्तर प्रदेश एवं मगध राज्य का कुछ भाग सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेशों पर उसने स्वयं विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य में हेनसांग के द्वारा वर्णित 5 भारत, पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों से उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। इनमें वल्लभी और कामरूप के राज्य प्रमुख हैं। नेपाल, कश्मीर और सिंधु यद्यपि उसके सीधे नियंत्रण में नहीं थे, किंतु किसी न किसी रूप में उनसे संबंध अवश्य था। लगभग 42 वर्ष के दीर्घकाल राज्यकाल के पश्चात सन 648 ईस्वी में हर्ष का देहावसान हो गया। हर्ष के किसी उत्तराधिकारी की जानकारी हमें नहीं मिलती। अतः हर्ष के साथ ही पुष्यभूति वंश के गौरवशाली युग की समाप्ति हो गई। हर्ष के बाद राजनीतिक परिदृश्य पर पुनः विसंकलन का दौर शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं हर्ष के मूल्यांकन की। भारतीय इतिहास में गुप्त काल एवं राजपूत काल के मध्य में हर्षवर्धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता लगभग समाप्त हो गई थी। हर्ष ने इन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास किया और वह बहुत कुछ सफल रहा। उत्तरी भारत का अधिकांश भाग उसके आधिपत्य में आ गया। हर्ष जिस समय शासक बना उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। उसके चारों ओर विपत्तियों के पहाड़ टूट रहे थे। हुनों का खतरा, अनुभवी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, बहनोई ग्रहवर्मा की मृत्यु, बहन कारागार में तथा फिर जंगलों में बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या तथा शशांक के आक्रमण का भय आदि ने हर्ष के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। परंतु नवयुवक हर्ष ने धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना किया तथा न केवल अपने पैतृक राज्य की रक्षा की, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य के रूप में विकसित कर दिया। हर्ष एक महान विजेता था। अपने दीर्घकालीन शासनकाल में वह केवल एक युद्ध के अलावा सभी में विजयी रहा। उसके पराक्रम से भयभीत होकर पड़ोसी राज्यों ने उससे मित्रता स्थापित की तथा वे उसे सदैव संतुष्ट रखने की चेष्टा करते थे। हर्ष का प्रभाव क्षेत्र उसके विजित क्षेत्र की भांति ही महत्वपूर्ण था। हर्ष एक महान कूटनीतिज्ञ था। भास्कर वर्मा और ध्रुवसेन द्वितीय के साथ उसके मैत्री संबंध इस कथन के प्रमाण है। हर्ष तथा भास्कर वर्मा के मैत्री संबंध ने शशांक के विरुद्ध हर्ष की स्थिति को दृढ़ किया। इसी प्रकार हर्ष एवं ध्रुवसेन द्वितीय के मध्य मैत्री ने पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध हर्ष को सुदृढ़ किया। हर्ष विद्या प्रेमी था तथा स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसकी रचनाएं संस्कृत साहित्य की निधि हैं। वह विद्वानों को आश्रय देता था। अपने राज्य की निश्चित आय वह विद्वानों में पुरस्कार स्वरूप वितरित करता था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जयसेन को 80 ग्राम देने का उसका प्रस्ताव उसकी उदारता का परिचय है। दानशीलता में तो संभवतः संसार का कोई भी सम्राट हर्ष के सामने अन्न दिखाई ही नहीं देता। प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में उसका महादान संसार के इतिहास में विस्मयकारी घटना है। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उसने सड़कों पर विश्राम गृहों की स्थापना की, जहां आवास, भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में हर्ष को अशोक, मेनेंडर और कनिष्क के साथ गिना जाता है। पतोन्मुख बौद्ध धर्म को कुछ समय के लिए उसने पुनः जीवन दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को राजकीय सहायता, उड़ीसा में महायान धर्म का प्रचार, कान्यकुब्ज की धार्मिक महासभा में महायान धर्म की श्रेष्ठता की घोषणा, महात्मा बुद्ध की सर्वोपरि अर्चना, जीव हिंसा निषेध, स्तूपों एवं विहारों का निर्माण आदि कार्यों से हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान किया। राजतंत्रात्मक शासन की स्थिरता बहुधा राजवंश की संक्रमणता पर निर्भर होती है। बड़े बड़े साम्राज्य केवल इसीलिए धराशायी हो गए कि उनके अंतिम सम्राट का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और अभाग्यवश या दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि हर्ष के भी कोई पुत्र न था जो उसके पश्चात साम्राज्य की रक्षा करता। हर्ष को भारत का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता कहा गया है। ये मत पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। दरअसल अगली 5 शताब्दियों में उत्तर भारत में कई नए साम्राज्य उठे और गिरे।
जो किसी भी दृष्टि से हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं थे, और उनमें से कुछ तो जैसे प्रतिहारों का साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य से बड़े और अधिक टिकाऊ भी थे। लेकिन हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि हर्ष एक महान शासक और वीर सेनापति, लोकोपकारी भावनाओं से ओतप्रोत तथा सांस्कृतिक अभिरुचिपूर्ण संपन्न व्यक्तित्व वाला मनुष्य होने के कारण इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। उसमें वीरता, उदारता एवं विद्वत्ता का अनूठा संगम देखने को हमें मिलता है।